ओके भाई, जूम क्यों हुआ है? अच्छा जी, सो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले उसको रिवाइज करते हैं ताकि जो नया बच्चा है वो भी हमारे साथ साथ कनेक्ट हो जाए और फिर हम सवाल सॉल्व करते हैं। ये वाला, ये मैंने सवाल होमवर्क दिया था, आप लोगों से सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ? ऑनेस्टली बताओ, एक एक करके पूछता हूँ। हाँ सही नहीं है, ओके करा है, मतलब ट्राई मारी है बस, ठीक है। हाँ भाई, क्या मसला हुआ? मसला बताओ ताकि ये पता चले ना कि मसला क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या मसला हुआ। बस साइड, हाँ डेफिनेशन याद करो, बताता हूँ। हाँ भाई बस, आपके साथ क्या इशू आया? आंसर का इशू, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पता चल गया कौन सा था, ठीक है। क्या आ गया? अच्छा जी, क्या नाम था आपका? अदन, हाँ क्या 70 आंसर? चलो ओके, आओ करते हैं। नहीं हुआ सर, कोई मसला नहीं है, आओ सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले रिवाइज करते हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे थे रिग्रेशन, ठीक है। अब रिग्रेशन क्या है? एक डेफिनेशन में लिखे कि रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू, पढ़े बेटा पढ़े, व्हेन यू वांट टू, आवाज निकालो, व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट द चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन। तो रिग्रेशन मॉडल हम कब यूज करते हैं? जब हमें एस्टिमेट लगाना होता है। क्या लगाना होता है? किस चीज का एस्टिमेट? चेंजेस का एस्टिमेट। देखो डेफिनेशन मैंने कहा था सारे सवालों के जवाब देती है। रिग्रेशन मॉडल हम क्यों यूज करते हैं? जब हमें एस्टिमेट लगाना होता है। डेफिनेशन से बोलो किस चीज का एस्टिमेट, तो डेफिनेशन कहेगी चेंजेस का एस्टिमेट। फिर पूछो किस चीज का चेंजेस का एस्टिमेट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज का एस्टिमेट। किस पर? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, ठीक है ना। कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर अगर चेंजेस आती हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका क्या फर्क होगा। मैंने सिंपल सी मिसाल दी थी कि भाई एक बच्चा है वो अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट है, अब फादर की सैलरी डबल हो जाएगी तो बच्चे की पॉकेट मनी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल क्या बढ़ेगी, वो 70 से 125 पे आ जाएगा। और अगर यही वाइस वर्सा हो जाए, कम हो जाए, तो जो पॉकेट मनी मिल रही थी वो पूरी जिंदगी कम नहीं होगी, वो पूरी जिंदगी। तो कहने का मकसद क्या है कि बच्चा डिपेंडेंट का अपने फादर के ऊपर। आओ इसको सर प्रैक्टिकल एग्जांपल पे देखते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एग्जांपल लिखी जिसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है और वो प्रोडक्शन करके सामान को बेच भी रहा है। हाँ बेटा, एयर 1 में कितनी प्रोडक्शन हुई? बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो। एयर 1 में कितनी प्रोडक्शन हुई? एयर 1 में कितनी प्रोडक्शन हुई? 10 लाख। 1 लाख की प्रोडक्शन हुई है भाई। एयर 1 में प्रोडक्शन कितनी हुई है? 1 लाख की। और वो प्रोडक्शन करके आपने सामान बेचा है तो वो कितने का बिका? 10 लाख रुपए का। इसका मतलब पर यूनिट, एक यूनिट कितने का बिका? 10 रुपए का, ठीक है। क्या हुआ? प्रोडक्शन करी, हाँ भाई गुलामत कंपनी है, उसने सूट बनाए 1 लाख, और 1 लाख सूट बनाने के बाद उसने क्या करे? बेच दिए। तो कितना पैसा जमा हुआ? 10 लाख रुपए जमा हुआ। एक सूट कितने का बेचा बेटा? 10 रुपए का। आ रही है बात बेटी जहन के अंदर। प्रोडक्शन हुई, वो प्रोडक्शन करके उसने माल बेचा तो पैसा जमा हुआ उसके बाद। एयर 2 कितनी प्रोडक्शन हुई? कितनी प्रोडक्शन हुई? 10 रुपए के हिसाब से कितना पैसा जमा हो गया? 15 लाख रुपए जमा होगा। बात समझ आई? एयर 3 में 2 लाख, 10 रुपए के हिसाब से कितने जमा हुए? 20 लाख। अब एयर 3 के बाद हुआ ये कि वो प्लांट जो हम यूज कर रहे थे, प्लांट मतलब जो मशीनरी हम यूज कर रहे थे, देखो मैंने क्या लिखा? एग्जिस्टिंग प्लांट को क्या कर दिया? डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज का मतलब है निकाल के फेंक दिया है। डिस्पोज का मतलब क्या होता है? निकाल कर फेंक दिया। और न्यू प्लांट लगाया। अच्छा, न्यू प्लांट बड़ा एफिशिएंट है, जदीद चीज है ना, मॉडर्न चीज है, तो एफिशिएंट है और अच्छे से यूज किया जाए तो ज्यादा यूनिट भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना, उतने ही आंच के अंदर। और अगर एफिशिएंटली यूज नहीं किया जाए तो फिर वो यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं करके देगा। दोनों बातें है ना, ऐसा ही है।
तो कहने का मकसद क्या है कि जब हमने न्यू प्लांट लगाया है तो मेरा मैनेजर मुझे बुला के बोलता है, बेटा इधर आओ, रिग्रेशन मॉडल पढ़ा है तुमने, मुझे बताओ एयर 4 की सेल कितनी होगी, एयर 4 की सेल कितनी होगी। मतलब एयर 4 की सेल का क्या लगाना है, एस्टीमेट लगाना है। बोलो, एयर 4 की सेल का क्या लगाना है, एस्टीमेट लगाना है कि एयर 4 की सेल कितनी होगी। तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा है कि सर सेल का होना ना होना किस पे डिपेंड करता है, बोलो बोलो, किस पे डिपेंड करता है कि उस रेलेवेंट ईयर के अंदर प्रोडक्शन कितनी, अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो सेल्स भी, और अगर प्रोडक्शन कम हुई तो सेल्स भी क्या होगी, कम होगी। तो प्रोडक्शन सेल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन के ऊपर। तो इसीलिए मैंने लिखा सेल्स कौन सा वेरिएबल है प्यारे बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसका होना ना होना किस पे डिपेंड करता है कि उस रेलेवेंट ईयर के अंदर प्रोडक्शन कितनी होगी। और प्रोडक्शन पर कौन सा वेरिएबल हुआ बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। क्या मेरी बात भेजे में बैठ रही है, नहीं बैठ रही है बेटा, समझ में आ रहा है। आओ डेफिनेशन दोबारा से पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड, देखो जहन में प्रोडक्शन वाली एग्जांपल लेके आनी है अपने, ठीक है ना। रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड when you want to estimate, देखो एस्टिमेट पढ़ते के साथ ही जहन में एयर 4 की सेल आनी चाहिए। when you want to estimate the changes क्या थी, वो नया प्लांट लगाया था, पुराना प्लांट डिस्पोज किया था, चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आएंगी ना, ज्यादा यूनिट भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था बेटा, बेटा सेल्स की आती। क्या बात समझ में आई या नहीं आई है इमरा, क्लियर है बेटा। आओ बढ़ते हैं आगे। तो ये तो थी एक बेसिक एग्जांपल। अब एक चलते हैं प्रॉपर एग्जांपल के ऊपर। प्रॉपर एग्जांपल क्या होती है, देखो घर में बिल आता है नहीं आता है, घर में बिल आता है, वेरी गुड। तो एक बिल की कहानी है, आप लोग मेरे साथ साथ जहां पे मैं हाईलाइट करूंगा सिर्फ वो एरिया देखना। देखो मिसाल के तौर के ऊपर मैं दिसंबर के महीने में ना पाकिस्तान टूर पे गया था। कहां गया था, पाकिस्तान टूर पे गया था। तो पूरा महीना में पाकिस्तान टूर पे रहा, एक भी यूनिट नहीं चलाया मैंने। क्या नहीं चलाया, एक भी यूनिट नहीं चलाया। यूनिट समझते हैं ना, बिल यूनिट के हिसाब से आता है बेटा, ठीक है ना। एक भी यूनिट नहीं चलाया क्योंकि सब कुछ बनता, लाइट फैन वगैरह फ्रिज वगैरह सब कुछ बंद करके गया था, स्विच ऑफ कर गया था, कुछ भी नहीं चल रहा था, ठीक है। जब मैं घर आया तो देखो मैंने यूनिट कंज्यूम कितने, 0। मैंने एक भी यूनिट नहीं चलाया था, लेकिन तब भी मेरा बिल दिसंबर के महीने में 500 रुपए का आया, 500 रुपए का बिल आया। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा भाई यूनिट तो मैंने चलाई नहीं है, तो 500 रुपए का बिल क्यों आया। तो बिल के ऊपर ना बाइफरकेशन लिखी हुई होती है कि हमने एडवांस टैक्स कितना लगाया है, फर्दर टैक्स कितना लगाया, सब यूनिट कंज्यूम कितने। तो यूनिट कंज्यूम तो वाकई 0 थे, लेकिन जब मैंने बिल की बाइफरकेशन देखी ना तो उन्होंने एक चीज चार्ज की हुई थी, क्या बोलो, मीटर रेंट। इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर लगाया उसका रेंट उन्होंने चार्ज किया हुआ था, कितने रुपए, 500 रुपए। और ये फिक्स्ड है, मतलब इसका यूनिट कंज्यूम से कोई ताल्लुक नहीं। मीटर लगा हुआ, भले लाइट आए या ना आए, यूनिट कंज्यूम करो या ना करो, आपने 500 रुपए का बिल आना ही आना है मिनिमम। आ रही है, ये है मीटर रेंट की मिसाल। तो मीटर रेंट क्या बेटा, फिक्स्ड है, ये तो देना ही देना है। अब सबकी बेसिक कैलकुलेशन है, देखो एक यूनिट कितने रुपए का है 700, एक यूनिट 70 रुपीज। मतलब मैं एक यूनिट कंज्यूम करूंगा, केलेक्ट को कितने पैसे देने, 70 रुपए पे करने मैंने। मुझे बात बताओ, मैंने 500 यूनिट जनवरी में यूज करे, मेरा बिल कितना आएगा। आप बोलेंगे सर एक तो 70 को 500 से मल्टीप्लाई कराओ पहले, तो कितना होगा, 35,000 होगा। और फिर 500 रुपए जो मीटर के थे फिक्स वाले, वो भी ऐड करो, कर देता हूं, कितना बिल बना, 35,500। कैलकुलेशन समझ में आई भाई। एक यूनिट कितने का, 70 रुपए का। कितने यूनिट इस्तेमाल करें, 500 मल्टीप्लाई कराओ 35,000, और 500 रुपए का जो फिक्स रेंट था वो भी दीजिए। तो बिल कितना आया, 33,500 का। अच्छा जनवरी के बाद फरवरी आया, थोड़ा पंखा, अभी जनवरी में सर्दियां होती है ना, दिन में नहीं चला, दिन में चलाया, रात को नहीं चलाया। फरवरी में तो रात में भी चलाया, दिन में भी चलाया। तो मेरे टोटल यूनिट्स मैंने अब कितने कंज्यूम करे फरवरी के महीने में,
700। अब बिल कितना आएगा? अब आप बोलोगे सर पहले 70 को 700 से मल्टीप्लाई करो और फिर क्या ऐड करो, वो 500 रुपए ऐड करो फिक्स वाला, तो आपका बिल मेरे बच्चे कितना बना? 49,000 का। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लाई और प्लस, बस। अच्छा फिर आ गया मार्च में क्या किया हमने? एसी भी चलाया, थोड़ी हीट स्ट्रोक आ गई, अब्बा को भी हीट स्ट्रोक डबल आ रहा है, गर्मी की ऐसे भी आ रहा है, घर की ऐसे भी आ रहा है। घर की ऐसे क्यों आ रहा? क्योंकि अब हमने एसी चलाया। अच्छा हमने एसी चलाया तो हमारे यूनिट्स कहां पे चले गए? 1000 यूनिट्स मैंने चला दिए। 1000 यूनिट का बिल कितना आएगा? 70 मल्टीप्लाई बाय 1000, 70,000 और 500 रुपए उसके, तो कितना बिल आ गया? 70,500 रुपए का अब्बा का मीटर फुल आउट हो गया। बोले इतना बिल कौन देगा है? अच्छा अब्बा को खुद ही देना है, बच्चे से तो माँ बाप देगा बिल, तुम्हें पता तो है देना तो दे दो, क्यों पूछो बच्चे से? तो कहने का मकसद क्या बेटा, बिल कितना आया बोलो? 70,500 का। अब हुआ ये कि हमारे घर में ओल्ड एसी लगा हुआ था, ओल्ड एसी को क्या किया? डिस्पोज, निकाल के फेंक दिया घर से, और क्या लगाया? न्यू इन्वर्टर एसी। अब्बा को रिसेंटली किसी ने चिपकाई थी कि न्यू इन्वर्टर एसी जो है वो 50% बिजली की बचत भी करता है, चिपका दिया अब्बा को, अब्बा ले भी आए, भाई लगा दिया। अब उसको बुला रहे कि बताओ अप्रैल के महीने के अंदर बिल कितना आएगा? मतलब अप्रैल के बिल का क्या लगाना है बोलो? क्योंकि बिल का आना ना आना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंजप्शन कितनी हो रही है। कंजप्शन ज्यादा होगी बिल ज्यादा आएगा, कंजप्शन कम होगी बिल बोलो कम आएगा। मुझे एक बात बताओ, अभी अगर मैं 1500 यूनिट चलाऊं तो क्या बिल कम आएगा? तो ज्यादा ही आएगा। और अगर मैं 1200 यूनिट चलाऊं तब भी बिल ज्यादा आएगा, 800 यूनिट चलाऊं तो बिल कम आएगा। मतलब बिल का आना ना आना किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? कि उसके रेलेवेंट मंथ के अंदर कंजप्शन कितनी हो रही है। तो कंजप्शन और बिल में से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हो गए? सर बिल का अमाउंट जो है वो कौन सा वेरिएबल हो गया बोलो? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और यूनिट्स कंज्यूम कौन सा वेरिएबल हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। क्या बात समझ में आई या नहीं आई है बेटा? तो बिल का आना ना आना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेलेवेंट मंथ्स के अंदर कंजप्शन कितनी हो रही है। ऐसा है या नहीं है? आओ एक और एग्जांपल दूं, ये इतनी काफी है। नए वाले बच्चों, जो पुराने वालों को तो हो गया होते, नए वालों से पूछ रहा हूं, काफी है? हाँ भाई काफी है, चलो ओके। अब क्या सीन? अच्छा अब क्या होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब तक 4 चीजें पढ़ी इसमें, इस कैलकुलेशन में हमने 4 चीजें पढ़ी। एक तो बिल का अमाउंट, ठीक है, एक 70 रुपए जो पर यूनिट चार्जेस थे, एक वो जो मीटर रेंट था फिक्स्ड, और एक वो जो हमने यूनिट्स कंज्यूम किए थे। 4 चीजें पढ़ी टोटल कैलकुलेशन के अंदर, इससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ा है तो बताओ, कैलकुलेशन में सिर्फ 4 चीजें यूज हुई। क्या क्या याद है? एक तो मीटर रेंट फिक्स वाला, एक 70 रुपए पर यूनिट का अमाउंट है ना, एक यूनिट कंज्यूम और एक बिल का अमाउंट। टोटल 4 चीजें पड़ी, ठीक है ना। एक बात तो याद रखना बेटा, एक बात तो याद रखिएगा, जो मीटर रेंट था 500 रुपए, चूंकि वो फिक्स था, तो जो चीज फिक्स होगी रिग्रेशन की जबान में उसको बोलेंगे रिग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? जो वो फिक्स था ना 500 रुपए, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आएंगे भाई, यूनिट कितने भी कंज्यूम करो या नहीं भी कंज्यूम करो वो फिक्स रहेगा। तो रिग्रेशन की जबान में जो चीज फिक्स रहती है उसको क्या बोलते हैं बोलो? रिग्रेशन कांस्टेंट। और उसको लेटर ए से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? ये देखो मैंने 500 रुपए के नीचे ए लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। मैंने बच्चों को यही बताया था और आप लोगों को भी बताऊंगा कि पहले फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। फॉर्मूला खुद ब खुद बनेगा, अभी देखना खुद ब खुद बनेगा फॉर्मूला। मैंने क्या बोला बेटा? रिग्रेशन के जमाने में जो चीज कांस्टेंट होती है उसको, जो चीज फिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में आती नहीं आती? अच्छा फिर एक था पर यूनिट चार्जेस 70 रुपए, याद है? पर यूनिट चार्जेस का मतलब क्या है कि 1 यूनिट चलाओगे 70 रुपए, फिर 2 यूनिट चलाओगे तो 140, फिर 3 यूनिट चलाओगे तो 210। इस तरीके से जैसे जैसे यूनिट बढ़ते रहेंगे 70 रुपए से आपका एडिशन
आता रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिग्रेशन कोफिशिएंट पर यूनिट चेंज। रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, यहां में लिखो, तुम लोग भी लिखो बेटा पुराने वाले। रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है पर यूनिट चेंज, कि एक यूनिट यूज होने की वजह से टोटल कितना खर्चा आएगा, 70 रुपए का एडिशन आएगा। और रिग्रेशन कांस्टेंट को बेटा हम किससे, कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं, लेटर बी से डिनोट करते हैं। इसीलिए अगर आप कैलकुलेशन में मैं आपको दिखाऊं तो देखो 70 रुपए के नीचे क्या बी लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है बेटा, है? अच्छा, फिर मुझे बात बताओ, जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम करते रहोगे, जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करते हो, दैट इज कॉल्ड योर एक्स, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किससे डिनोट किया है, एक्स से, और डिपेंडेंट वेरिएबल को किससे डिनोट किया है, वाई से। मुझे बताओ ए से क्या डिनोट किया, ए से रिग्रेशन कांस्टेंट, वो फिक्स अमाउंट, वो ए है। जो पर यूनिट चेंज था उसको क्या बोलते थे, कोफिशिएंट, उसको किससे डिनोट करा, बी से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किससे डिनोट किया, एक्स से। डिपेंडेंट वेरिएबल को किससे डिनोट किया, वाई से। तो देखो जब मैंने पूरी कैलकुलेशन कर ली पूरी कैलकुलेशन, देखो फॉर्मूला भी क्या आ रहा है, ए प्लस बी एक्स, बी मल्टीप्लाई एक्स, क्या बना था 70,000, और 70,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल 70,000 पे किसका अमाउंट हो गया, वाई का। तो एक फॉर्मूला बना लिया, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, बना नहीं बना फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला आपका किसका है, रिग्रेशन का। मैंने आपको बताया था क्लास में कि फॉर्मूले की लॉजिक बताऊंगा, क्या फॉर्मूले की कोई लॉजिक है या नहीं है भाई। नॉर्मल कैलकुलेशन थी ना ये, तो मैं किसी 5वीं क्लास के बच्चे को भी समझाऊं तो उसको भी समझ में आएगा कि इसको मल्टीप्लाई करो, उसको ऐड करो, ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, उसको ऐड करो, ये बनेगा। उसको यहाँ पे क्या नाम दे दिया, फॉर्मूले का नाम दे दिया, ऐसे ही है बेटा। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, एक सवाल ये कहते सर आपने अभी फादर वाली एग्जाम्पल दी कि बच्चा फादर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, मैं फादर खुद भी तो डिपेंडेंट है नहीं भाई, फादर जॉब पे डिपेंडेंट नहीं है क्या, है क्या? फादर का इंक्रीमेंट उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है क्या, है या नहीं है? अच्छा, क्या फादर का इंक्रीमेंट कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है क्या? भाई कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी ही है, बोले अनाउंस कर दिया इस साल इंक्रीमेंट नहीं देंगे, फादर की तो परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन क्योंकि कंपनी ने कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया इस कदर, या कंपनी ने कोई इससे ग्रोथ ही अचीव नहीं करे जिसपे एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट दिया जाए, तो क्या फादर का इंक्रीमेंट कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या कंपनी की परफॉर्मेंस उसकी प्रोडक्शन या उसकी सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है क्या? बोलो है। अच्छा, क्या प्रोडक्शन डायरेक्टली इंडिपेंडेंट है क्या? भाई प्रोडक्शन भी डिपेंडेंट होती है, कैसे? मशीन के ऊपर है, लेबर आवर्स के ऊपर है, लेबर की क्वांटिटी के ऊपर है, मटेरियल के ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। तो ये सब तो पूरी चेन चलती हुई आ रही है। फिर तो अभी तो हमने सिर्फ 2 ही वेरिएबल डिस्कस करे, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, है ना? इसकी तो पूरी चेन चलती हुई आ रही है। तो याद रखना मेरे बच्चों के रिग्रेशन मॉडल 2 तरीके के होते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पढ़ो लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या वेरिएबल्स होते हैं, मोर देन 2। ये जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पूरी चेन चलती हुई आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन बोलते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैंने आपको जो एग्जाम्पल दी वो किस लिए दी, सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स की, क्योंकि वही हमारे सिलेबस का पार्ट है। आ रही है मेरी बात है बेटा? अच्छा जी, तो रिग्रेशन की जो कैलकुलेशन है वो रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू होगी। और रिग्रेशन इक्वेशन मैंने कहा था 2 तरीके की होती है बेटा, एक y on x, एक x on y। जिसमें से पहली इक्वेशन हम देखने जा रहे हैं कौन सी, y on x। y on x की इक्वेशन अभी हमने ऊपर पढ़ी, क्या है बेटा, y इज इक्वल्स टू a प्लस, अभी ऊपर पढ़ी थी कैलकुलेशन में, है ना या नहीं? यहाँ पर नाम बोल के मैं अभी ऊपर पढ़ा था, y इज इक्वल्स टू a प्लस b। कहां पढ़ा था ऊपर, किसमें, बिल वाली एग्जाम्पल में पढ़ा था, ऐसा है ना?
तो y क्या था, y क्या था, y डिपेंडेंट वेरिएबल था। देखो मैं लिख के भी दिया, देख के उतारो यार, y कौन सा वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल का सवाल में फाइंड करना होगा आप लोगों को। देखो मैं नीचे लिखा हूं फाइंड। ए क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट से बात क्या, मिसाल क्या दी थी कांस्टेंट की, फिक्स 500 रुपए है, फिक्स 500 रुपए। अच्छा, रेगुलेशन कोफिशिएंट, रेगुलेशन कोफिशिएंट वाई बी, रेगुलेशन कोफिशिएंट क्या था एग्जांपल के अंदर, 70 रुपीज, ऐसा ना, पर यूनिट चेंज। और एक्स क्या है मेरे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद है लास्ट बिल के अंदर 1000 रुपए थे यूनिट्स, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे आपके, ऐसा ही है ना। तो याद रखने वाली ये बेटा कि डिपेंडेंट वेरिएबल सवाल में निकालना होगा, फाइंड करना होगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सवाल में गिवन होगा। अब बात आती है ए की और बी की, ये सवाल में दिए भी हो सकते हैं और निकालने भी पड़ सकते हैं, कैलकुलेट भी करने हो सकते हैं, सही है। सर अगर दिए हुए होंगे तो हम रख के वाई निकाल लें, जिस तरह से ऊपर सवाल के अंदर 500 रुपए भी गिवन थे, 70 रुपए भी गिवन थे, तो हमने बिल का अमाउंट निकाल लिया था, ठीक है ना। लेकिन अगर सर नहीं निकालने हुए तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बेटा देखो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ, ए का फॉर्मूला और बी का फॉर्मूला। बी का फॉर्मूला क्या है बेटा, एन मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन इनटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये जो ई एक्स है, ई एक्स का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ। सम का मतलब किसको नहीं पता क्या होता है, पता है क्या बोलते हैं जी सम को, सम का मतलब क्या होता है, प्लस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सम का मतलब क्या होता है, एक्स का जो भी डेटा होगा उसको प्लस कर लेना तो सम ऑफ एक्स आ जाएगा। तो फिर सम ऑफ वाई का मतलब क्या होगा, उसका सेम ही मतलब होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ वाई। और सर ई एक्स का मतलब क्या होगा इसका, तो भाई लिखा हुआ क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कराऊंगा फिर उनका सम निकालूंगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, और एन क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आपको डेटा कितना गिवन है। क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती बेटा, हैं? अच्छा, जिनकी फर्स्ट क्लास है उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर तो नहीं देखा ना, तो देखा है, नहीं देखा ना, बस ठीक है, बस कर। इसीलिए मैं डिटेल रिवाइज करा रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप लोग हमसे कनेक्ट हो जाओ, और फिर नेक्स्ट सवाल में तो मैं आपको कनेक्ट कर ही लूंगा, इशू नहीं है। तो भाई ये गायब हो गया। अच्छा, बच्चे को कंफ्यूजन होती है, उसके बारे में थोड़ी सी देर बाद में बात करते हैं। आओ सवाल के ऊपर आते हैं डायरेक्ट। सवाल दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आपसे कहेगा कि इक्वेशन बनाओ, रेगुलेशन इक्वेशन, या तो आपसे कहेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल की मतलब y की वैल्यू निकालो। दो सवाल आएंगे रेगुलेशन के ऊपर, बस। तीसरा टाइप का कोई सवाल नहीं है। क्या बताया मैंने, कौन सा सवाल आएगा पहला टाइप का सवाल, या तो y निकालना होगा, ठीक है, या तो क्या बनानी होगी, इक्वेशन बनानी होगी। आओ सवाल पढ़ो, कौन कौन पढ़ेगा सवाल, तो पढ़ो जोर से, शाबाश। ऑब्टेन द लाइन ऑफ रेगुलेशन का ही मतलब है कि भाई सिर्फ इक्वेशन बनानी है, वाई नहीं निकालना, सही है। कौन सी इक्वेशन बनानी बेटा, पढ़ो, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग डेटा, मतलब जो अभी हमने वाई एक्स इक्वेशन पढ़ी, क्या पढ़ी थी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ठीक है ना। अच्छा, वही बनानी है इक्वेशन। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने देखो x का डेटा भी दिया हुआ है और y का डेटा भी दिया हुआ है। इधर देखो बेटा, x का डेटा ले डाउन कर दिया, y का डेटा भी ले डाउन कर दिया। x के डेटा को सम किया तो क्या बना 45, y के डेटा को सम किया तो क्या बना 108। फिर हमने कॉलम बनाया था x मल्टीप्लाई बाय y का। देखो हर x की वैल्यू को उसकी y की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया। ऐसा नहीं करना है कि इन दो को मल्टीप्लाई करा के इक्वल टू कर दो, गलत। यही मैंने ऊपर लिखा था यहां पर, क्या, ये देखो कि सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ y इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई। सम ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब है कि हर x की वैल्यू और y की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी और फिर उसको क्या निकालेंगे, सम। वरना अगर यकीन नहीं है तो 45 को 108 से मल्टीप्लाई करा के चेक कर लो,
4860 तो सेम आया नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्टकट के अंदर सम ऑफ एक्स और सम ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करा के चिपका मत देना फॉर्मूले में, प्रॉपर मल्टीप्लाई होंगी हर वैल्यू आपस में, उनका सब निकलेगा। ठीक है। अच्छा फिर हमें सम ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकालना था, तो हर एक्स की वैल्यू को स्क्वायर करोगे, हर एक्स की वैल्यू को, और फिर उसको प्लस कर देना, तो क्या आएगा 285। ऐसा नहीं हो कि 45 का स्क्वायर कर दो, बोलो सर सम ऑफ एक्स होता ना इसी का स्क्वायर कर दो, कर लो जरा 45 का स्क्वायर, बेटा क्या बनता है 2025, जबकि ये क्या आ रहा है 285। सही है। तो मैंने ये भी लिखवाया था कि सम ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और सिमिलरली सम ऑफ वाई स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर। दोनों अलग अलग चीजें बेटा। आर भी क्लियर ऑन दिस है? आओ अब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना है। एक मिनट अभी रखते हैं फॉर्मूले के अंदर। एन क्या है, एन नई क्लास वालों, एन क्या है? नंबर ऑफ कितनी ऑब्जर्वेशन है? या तो एक्स को काउंट कर लो या तो वाई को काउंट कर लो। 9। ऐसा नहीं बोलो एक्स भी 9 है वाई भी 9 है, 18 हो गई। एक्स और वाई पेयर में चल रहे हैं ना बेटा, ठीक है। तो या तो एक्स को काउंट करो या तो वाई को, दोनों बराबर नहीं होंगे, 19 फर्क नहीं होगा इनके अंदर। तो एन क्या है हमारे पास 9। इक्वेशन क्या बनानी है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूं, a या b? b। क्यों? क्योंकि देखो a के फॉर्मूले के अंदर देखो, a के फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n माइनस b मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x अपॉन n। तो मतलब b वहां यूज करना है, तो a पहले कैलकुलेट नहीं कर सकता। b का फॉर्मूला क्या था, ये था क्या, n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ xy माइनस, पढ़ो पढ़ो साथ साथ पढ़ो भाई, सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का n कितना था, अभी आपने बताया। सम ऑफ एक्स वाई कितना था, 597 था, है। सम ऑफ x कितना था, अभी देखो ये लिखा हुआ है। सम ऑफ y कितना था, फिर n कितना है, फिर सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 285 है। अच्छा सम ऑफ x कितना है 45 और उसका होल स्क्वायर। जब आप 9 मल्टीप्लाई बाय 597 करोगे तो आंसर क्या बनेगा 5373। तो जब 45 मल्टीप्लाई बाय 108 करोगे तो आंसर क्या बनेगा 4860। तो जब 9 मल्टीप्लाई बाय 285 करोगे तो क्या बनेगा 25, बोलो 2565। और जब 45 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 2025। जब न्यूमरेटर माइनस करोगे तो क्या बना 513। जब डिनोमिनेटर माइनस किया तो क्या बना 540। दोनों को डिवाइड कराया तो क्या बना, मतलब हमारी b की वैल्यू क्या आई है 0 पॉइंट, मैंने क्या बताया था b क्या होता है निमरा, b क्या था, हाँ कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, हाँ उसका क्या काम होता है, उसका भी यूनिट चेंज होता है कि x में इंक्रीज होने से y के अंदर कितने का इंक्रीज आएगा। तो अगर x का 1 यूनिट बढ़ेगा तो y में कितने का इंक्रीज आएगा 0.95। एक मल्टीप्लाई करो ना 0.95, जैसे बिल के यूनिट को मल्टीप्लाई करेगा 70 से, है। तो एक अगर x में 1 यूनिट बढ़ेगा तो y में कितने का एडिशन आएगा 0. यही मैंने b के नीचे क्या लिखा था कि 0.95 मीन्स क्या, दैट इंक्रीज इन x बाय 1 यूनिट, x में 1 यूनिट का इंक्रीज होगा, देन सो will increase in y by 0.95 यूनिट। तो जब 1 को 0.95 से मल्टीप्लाई कराएंगे b मल्टीप्लाई बाय x तो कितना अमाउंट आएगा 0.95 की आएगा, ऐसा है ना। तो इसीलिए मैंने इसके नीचे लिख दिया। फिर a का फॉर्मूला क्या था बेटा, हाँ बोलो बोलो अजीज, पढ़े बेटा जोर से, शाबाश, निकाले आवाज निकाले। सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, देखो सम ऑफ y ये रहा 108 n ये रहा, b मैंने अभी निकाला 0.95, सम ऑफ x क्या है 45 और डिवाइड करा दिया 9 से, दोनों आंसर आए, माइनस कराया, a की वैल्यू क्या है 0. ये क्या बता रहा है 7.25, ये क्या है, मतलब अगर x 0 रहेगा तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 7.
2.5 कुछ नहीं किया। देखो हमने क्या बनाना था सवाल में, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रेगुलेशन, मतलब सिर्फ इक्वेशन बनानी थी। तो मैंने क्या किया, सिर्फ देखो ए की वैल्यू निकाली वो रख दी, बी की वैल्यू निकाली वो रख दी, और एक्स रख के मैंने इक्वेशन कर दी। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर होती है बात? ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड सवाल के ऊपर, जो मैंने इन लोगों को होमवर्क दिया था और इन लोगों से भी नहीं हुआ और आप भी लोग थे। उससे पहले 2 मिनट दे रहा हूं, रिग्रेशन की डेफिनेशन जरा याद कर लो सब लोग। जुबैदा और ओके बेटा, चलो ओके, डेफिनेशन याद कर लीजिए। डन हो गया बेटा? तो अगर मैं ये पूछूं कि किस चीज का एस्टिमेट लगाना होता है तो क्या बोलोगे, किस पर, किस पर? इसका जो एस्टिमेट होता है वो डिपेंडेंट के ऊपर आता है ना, और जो वैल्यू गिवन होगी वो किसकी गिवन होगी भाई, इंडिपेंडेंट की वैल्यू गिवन होगी, जब तो चेंज का निकालोगे ना एस्टिमेट, या नहीं? ऐसे ही है ना बेटा? आओ है अभी आ जाए। अब हम सवाल रीड करते हैं, देखो लिखा है, a researcher wants to find out if there is a relationship between the height of the son and height of their father। देखो यहां पर अब तक फुल स्टॉप आ गया है। हमेशा याद रखना सवाल पढ़ने का तरीका क्या होता है कि जहां तक फुल स्टॉप या कॉमा ना आए वहां तक पढ़ना है, ठीक है? कॉमा अगर आ गया सवाल के बीच में, इसका मतलब अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, आधी हुई है, आधी कॉमे के बाद है। फुल स्टॉप आ गया, इसका मतलब सेंटेंस खत्म हो गया, बात कंप्लीट हो गई। तो कह रहा है एक रिसर्चर है, वो देखना चाहता है कि हाइट ऑफ सन और हाइट ऑफ फादर का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं है। अच्छा जी, इन अदर वर्ड्स, डू टॉल फादर्स हैव टॉल सन? क्या लंबे कद वाले फादर्स के बच्चे भी लंबे कद वाले होते हैं क्या? मैंने कहा था बिल्कुल, मैं लास्ट में एग्जांपल दी अपनी, भाई मेरे फादर की हाइट मुझसे छोटी है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है ना? आओ देखते हैं। He took a random sample of 6 families, their height in inches in given below in an order array। क्या अब तक सवाल में कहीं बोला कि ये हाइट ऑफ सन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, या फादर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? कहीं नहीं बोला। उसने बोला कि भाई फादर और सन की हाइट का मैं एस्टिमेट लगाना चाहता हूँ कि कोई रिलेशनशिप है या नहीं है बीच में। 6 फैमिलीज का मैंने डेटा ले लिया है, ऐसा ही है ना? और 6 फैमिलीज का डेटा आपको हाइट ऑफ सन और हाइट ऑफ फादर के नाम से दे दिया। अब तक सवाल ने नहीं बताया कि इसमें से x कौन सा है और अजीज y कौन सा है। लास्ट लाइन बता रही है, आप ही पढ़ो जोर से। क्या कह रहा है? प्रेडिक्ट द, मतलब एस्टिमेट किसका लगाना है? सन की हाइट का। सन की हाइट को प्रेडिक्ट करना है। मैंने आपसे कहा था रिग्रेशन मॉडल के 2 यूजेस हैं, या तो एस्टिमेट वर्ड यूज करेगा या तो यूज करेगा प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग, ऐसा ही ना? तो मुझे एक बात भी बताओ प्यारे बच्चों कि हमें सन की हाइट का क्या लगाना है, किसकी हाइट का एस्टिमेट लगाना है? सन की हाइट का एस्टिमेट लगाना है। और एक बात को याद रखना, जिस चीज का एस्टिमेट लगाना होता है वो कौन सा वेरिएबल होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और हम डिपेंडेंट वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं?
इसका मतलब हाइट ऑफ सन क्या हो जाएगा, y। अब फादर वैसा वो x ही होगा यार, राइट सी बात, आगे ही पढ़ लेते हैं। इफ द फादर्स हाइट है 70 इंचेस, क्या फादर की हाइट गिवन है जिसके ऊपर मैंने सन की हाइट कैलकुलेट करनी है? मैंने आपसे कहा था ना फॉर्मूले के अंदर के इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी, कहा था नहीं कहा था? दिखाऊं? कहा था ना। तो मैं देखो फादर की हाइट गिवन है और जिस चीज की वैल्यू गिवन होती है वो कौन सा वेरिएबल होता है बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और अजीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? एक्स से डिनोट। क्या समझ में आ गया कि एक्स और वाई का डेटा कैसे आया? अब जिनकी सेकंड क्लास है वो तो सॉल्व करें और जिनकी फर्स्ट क्लास है वो मेरे साथ साथ रहें। मेमूना आप बेटा मुझे सम बताइएगा, ठीक है? आगे बेटा फर्स्ट क्लास वालों देखो, सबसे पहले क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू को लेस डाउन करूंगा। लड़की निम्रा आप बताओ बेटा, एक्स की वैल्यू बताओ शाबाश। हाँ लिख दिया 63, नजर नहीं आया? जो कहता 70 के ऊपर सम की हाइट बतानी है कि कितनी होगी, फादर की हाइट 70 इंचेस हुई तो ये फाइनल इक्वेशन में एक्स है। हाँ 63 ठीक है, तो ये जी व्हाट इज द सम? 396। अब वाई भी लिख दो। हाँ बेटा फिर एक कॉलम बनाना है, x मल्टीप्लाई बाय वाई का। x मल्टीप्लाई बाय कैसे निकलेगा? 63 मल्टीप्लाई बाय, करो 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 सब लोग करो, 63 मल्टीप्लाई बाय 66 क्या बनता है? ये बात से 4158, ठीक है। अच्छा फिर 65 मल्टीप्लाई बाय 68 4420, ठीक है। फिर 4290, फिर 462, ठीक है। फिर 47, बताएं सम बताएं। 26740 सबका ये बेटा सही है। 26740 बिल्कुल ठीक है। अब हमने कॉलम बनाना है क्या? एक्स स्क्वायर का। क्या करेंगे? हर एक्स की वैल्यू का करो बेटा, जरा बताओ। 63 मल्टीप्लाई बाय 63 क्या बना? 8969 39, ठीक है। 65 को करें, ठीक है। फिर 66 का करें, खबरदार कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। वो लिखा हुआ है ना 65 60 75 75, ठीक है। हाँ अब बताओ 68 का स्क्वायर करें, सम करें। 26150 ओके की रिपोर्ट है बेटा, है कोई मसला परेशानी? नए क्लास वालों, पुराने वालों को तो अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं है कोई भी, ठीक है ना। तो वो एक्स और वाई के पहचानने का मसला था वो भी अब नहीं आएगा, ठीक है। हाँ भाई नए वालों कैलकुलेशन को कुछ समझ में आया क्या? कुछ सिखाया नहीं, प्लस ही तो करा रहा हूँ, चलो अभी क्या करा। आओ बी निकालते हैं। बी का फॉर्मूला n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। n कितना है कोई बताएगा मुझे? 6 है। सम ऑफ एक्स वाई कितना है? सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई 6 मल्टीप्लाई बाय 2615 माइनस सम ऑफ एक्स 396 का। चलो बड़ा शाबाश। 6 मल्टीप्लाई बाय 26740 करो जी बेटा। 160440 सही है भाई,
ओके, शाबाश जुबैदा। और 396 मल्टीप्लाई 405 160 380। ओके बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 6152 156 9 बस 912। ओके, फिर 396 का स्क्वायर 156। कोई मसला बेटा, जरा न्यूमरेटर को माइनस कीजिएगा। कोई ऐसा बच्चा क्लास में उसको ये नहीं पता न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, कोई है नहीं है? सबको पता है। ओके, न्यूमरेटर माइनस करने क्या बना है 60। डिनोमिनेटर माइनस करें 96, डिवाइड करें तो देखो बेटा बी की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, अब क्या निकालना है? ए निकालना है। अच्छा भाई, ए का फॉर्मूला क्या है? अभी मैं कॉपी करने का भी टाइम आप लोगों को दूंगा, परेशान नहीं हो, ठीक है ना। सम ऑफ 5 क्या था बेटा 405। एन क्या है 6 माइनस 0.625 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 6। चलो 405 डिवाइड बाय 6 करें 60.5। पहले मल्टीप्लाई कराइएगा 0.625 मल्टीप्लाई बाय 396 जो इक्वल्स टू करके आंसर आए उसको डिवाइड कराना 6 से। डायरेक्टली एक साथ डिवाइड मत लिखना कैलकुलेटर में, पहले इक्वल्स टू कर लो और फिर डिवाइड कराए। जी बेटा 40। क्या ये क्लियर है? माइनस करना बताएं, ये क्या आया? 26.25। क्लियर होती है मुझसे बात है? आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। क्या बढ़ना है आगे? आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ भाई, बी तो निकालनी है ना, इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू क्या है 25, बी की वैल्यू क्या है? देखो अगर पहले सवाल की तरह बोलता ऑब्टेन द लाइन ऑफ रेगुलेशन तो मैं यही मेरा आंसर है, मैं सवाल लिखूंगा यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन जुबैदा हमें सन की हाइट तक का एस्टिमेट लगाना था जब फादर की हाइट क्या हो 70 इंच। तो ये जो x है ये कितना है 70 से। ये कौन सा वाला x 70 है जो यहां रखना है? यहां भी तो x की जगह रखना है ना, किस पे वैल्यू निकालनी है? तो जरा y लिखें, हाइट क्या बना? तो हाइट भी क्या आ गई बेटा 70 इंचेस आ गई। अच्छा, उसने सवाल क्या पूछा था? उसने सवाल पूछा था इन अदर वर्ड्स डू टॉल फादर हैव टॉल सन। ये सवाल था हमारा। क्या लंबे कद वालों के अब्बाओं के बच्चे भी लंबे कद वालों के होते हैं? तो मैं ये लिखूंगा यस टॉल फादर्स हैव टॉल। ठीक है, एनी मसला परेशानी? बेटा मैं जूम आउट कर रहा हूं, उसको अपने पास नोट डाउन करिए। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर अपने पास को कॉपी करें। अच्छा, ऊपर का कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो ग्रुप के ऊपर पीडीएफ आएगी तो उसमें आपको मिल जाएगा, सिर्फ उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा जो फर्स्ट क्लास वाले।
डन एवरीवन है? आगे बढ़े। सवाल के डेटा के हिसाब से प्रूव हुआ है ना, वो तो जनरल नॉलेज की बात थी, समझे बात को? सवाल के थ्योरी के हिसाब से जो उसने डेटा दिया उसके हिसाब से बात साबित होती है, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है कि आगे बढ़े हैं? सवाल पहचान लोगे किसका और कैसे करेंगे? चलो आप, मैं एक सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं। सेवेंटीन डिपेंडेंट क्यों है समझ नहीं आया, क्योंकि जुबैदा उसके बिहाफ के ऊपर सन की हाइट मैंने कब निकालनी थी, जब मेरे पास फादर की हाइट 17 इंचेस थी। तो जिस चीज की वैल्यू गिवन होगी वो आंकड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि उसके बिहाफ के ऊपर सन की हाइट प्रेडिक्ट करनी थी। ये वैसे ही है कि मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको डेटा दूं सेल्स का और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का, तो एडवर्टाइजमेंट जितनी ज्यादा होगी, बोलो, सेल्स जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा लोगों को तक बीत जाएगी, उतनी ज्यादा सेल होगी। अब मैं बोलता हूँ बताओ 1.5 लाख अगर एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करूं तो सेल कितनी होगी, है ना? तो सेल्स को सेल वाई हो जाएगी मेरे पास, और जो फॉर्मूले के अंदर एंड पे एक्स था वो क्या हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, जिस तरह से मैंने अभी 70,000 रखा था। ठीक है, बेटा मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है? आप लोगों ने खुद से पहचानना है क्या x है क्या y है। फर्स्ट क्लास वालों की मैं थोड़ी सी हेल्प करूंगा, सेकंड क्लास वालों की मैं हेल्प नहीं करूंगा। चलो सेकंड क्लास वालों की भी कर दूंगा कि क्या हुआ है। अली हैदर सही है ना? अली हैदर ही नाम है तुम्हारा? मैं नाम में बड़ा मसला करता हूँ, वासिफ का नाम बड़ी मुश्किल से याद किया मैंने, क्योंकि उससे उस दिन कितनी बार पूछा, कोई 4-5 दफा पूछा नाम उसका, नाम बड़ी मुश्किल से मुझे याद होता है। जी क्या पहचाना? व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई? कौन बताएगा? हाँ भाई, क्या है व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई? नहीं पता तो बोलना नहीं पता, नहीं पता।
जी नहीं समझ में आया कि एक्स क्या है वाई क्या है? अरे बोलो ना, आया तो सही है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल सही है जुबैदा, वेरी गुड, शाबाश। अजीज क्या एक्स है क्या वाई है बेटा? ये एक्स है और निकालना क्या, यही निकालना, फर्टिलाइजर निकालना है, यही निकालना है भाई। क्या एस्टिमेट करना है? यही। तो जिस चीज का एस्टिमेट लगाना होता है अदर में कौन सा वेरिएबल होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमें फाइंड करना होता है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब ये y है। और देखो फर्टिलाइजर की वैल्यू गिवन है कि कितने यूनिट्स के ऊपर हमें ये निकालना है। तो x क्या है? 3 यूनिट्स का, और जो चीज गिवन होती है वो चीज कौन सा वेरिएबल होता है? इसका मतलब फर्टिलाइजर आपके पास x है और जेड आपके पास y है। कर लेंगे अब सब करें। और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मुझे बताएं कि अगर x और y पहचानने में स्टिल मसला हो रहा है तो। जी कराओ।
डन एवरीवन? तो बैठे का तो आंसर भी आ गया। अरे मैंने इसके ऑप्शन नहीं लगाया, मैंने इसके ऑप्शन शो नहीं करे। सर लास्ट क्लास में मैंने एक जादू सिखाया था, याद है सबको? वही यूज कर रहे हैं या भूल गए? बताएं। हाँ भाई, हो गया? चलो ओके। हमने लास्ट क्लास में एक चीज निकालना सीखी थी कि हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से ये सम वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिक्का लगाया हुआ है लोगों ने। चलो कैलकुलेटर वाला ऑप्शन पे कल ही सिखाएंगे, अभी माइक वगैरह कनेक्ट हुआ हुआ उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एनीवेज, तो बेटा मुझे x की वैल्यू जरा लेस डाउन करवाइए। 0 to 4, 6, 8, 10. एंड व्हाट इज द सम? 30। y की वैल्यू कराइए लेस डाउन। 110, 130, 180, 190, 120, 180, 698. 698, ठीक है। एंड व्हाट इज x y? 0 126, फिर 714, 960, 60, 1180, 355, 2, x square 0, और n कितना है मेरे पास? 6, ठीक है। आओ b निकालते हैं। क्या b का फॉर्मूला याद हो गया है भाई? नहीं हुआ? देख कर लिखा है, चलो मसला नहीं है। क्या फॉर्मूला था? n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस ठीक है, n 6 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x 30 8 के बाद भी कुछ है? 5 है, मतलब
पॉइंट 2 नंबर 3 नंबर ले लिया करो, 3 नंबर ले लिया करो पॉइंट के बाद। और अगर चौथा नंबर आपके पास 5 से बड़ा हो तो उसको राउंड ऑफ भी कर दीजिए। समझ नहीं, राउंड ऑफ किसको बोलते हैं? नहीं आई? कर लोगे ना? ऐसे उन्हें बोलो पता नहीं क्या बोला आपने, राउंड ऑफ कर लेंगे चौथे नंबर को। चलो ओके। मैं इसलिए ये सारे सवाल पूछता हूँ कि किसी बच्चे को अगर ये भी ना पता हो तो वो मैं बता दूं, उससे मिस आउट ना हो चीज छोटी से छोटी। तो देखो वाई बी निकाल लिया, ए भी निकाल लेते। ए का फॉर्मूला सम ऑफ वाई कितना है? 698 डिवाइड बाय 6 minus 0.88 multiply by 3 upon 6 जी। triple 1.9 0.886 है राउंड ऑफ करके। हाँ 6 कर लो ना बेटा, आप बताओ। अब जरा बताओ ये क्या है, दोबारा कैलकुलेट करें। वही आ रहा है 903 आ रहा है बस, ठीक है सही है। 1.9। अब y की वैल्यू, वो इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल्स टू a क्या है, b क्या है, x क्या है, कितने पे था हमें यील्ड? 3 यूनिट्स के ऊपर। तो बताएं 114.5 114 तो ये कितना आया? 114.56। ऐसे ही है बेटा। अगर कोई आपसे ये पूछे कि बी क्या बता रहा है, क्या बताओगे? 0.866 क्या है? हाँ बोलो, 1 यूनिट। अगर 1 यूनिट x का इंक्रीज करूंगा तो y के अंदर कितने से इंक्रीज आएगा? 0.866 से होगा आपका कोफिशिएंट प्लस का है, ऐसा इंक्रीज आएगा। अच्छा अगर कोई पूछे 111.9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ। अब ये नहीं बोलना कि रिग्रेशन कांस्टेंट है ये। इसका मतलब क्या है 111.9 का? हाँ भाई, रेगुलेशन कांस्टेंट है ना ये। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स। अब फर्टिलाइजर और यील्ड के केस के अंदर फर्टिलाइजर यूज ना होंगे तो भाई जमीन कुछ ना कुछ तो आउटपुट देगी नहीं देगी, कुछ ना कुछ यील्ड देगी नहीं देगी। तो वो कितना यील्ड देगी? अगर फर्टिलाइजर यूज ना हो 111.9 यूनिट का देगी। आ रही है? फर्टिलाइजर 0 है, x 0 कर दो, b से मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा? 111.9 यूनिट्स का रहेगा। इसका मतलब फर्टिलाइजर 0 रहते हैं, आप यूज नहीं भी करते तो आपका यील्ड कितना हो जाएगा बेटा? 111.9 यूनिट्स का। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं या नहीं? ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। कौन है भाई ये? कुछ तरह की आवाज निकाल रहा है, नहीं निकालिए। चलो थोड़ा सवाल को रीड करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह सॉल्व होगा।
अपनी क्लास कब तक है बेटा? 4 बजे। हो गया? कल पीएम की क्लास लगाए, अकाउंटिंग की क्लास लगाए? अकाउंटिंग क्लास लगाए। अकाउंटिंग की एक हुई है ना? ठीक है, तो जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लास देखकर और कल वाली अकाउंटिंग क्लास में ज्वाइन करना। पीएम तो रेगुलर हो ही गया तुम लोगों का, अकाउंटिंग भी थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था, उसमें 2 हेड्स की डिस्कशन की थी, तो वो देखकर इंशाल्लाह आप रेगुलर क्लासेस में कल से ज्वाइन हो, ठीक है ना? अजीज ठीक है बेटा? बेटा आपने तो ली थी ना क्लासेस अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लास, वही नहीं है ना? चने भाई कोई बताया मुझे कि यहाँ पर सम ऑफ एक्स क्या है? 250। सम ऑफ वाई है 180। सम ऑफ एक्स वाई एंड सम ऑफ एक्स स्क्वायर 13153 और n 6 और लास्ट में जो x है वो क्या है? हाँ भाई किस पे निकालनी है? मैंने देख कर करना है। ठीक है रखा हुआ एक्सपेंडिचर आर एन 1000 ऑफ रुपीज का मतलब क्या है कि ये जो एक्सपेंडिचर में 40, 45, 30 लिखा हुआ है दैट इज नॉट द 40, 45, दैट इज 40,000, 45,000, 3 जीरो हटा के लिखे हुए। और सेल्स में जो लिखा हुआ है 25, 30, 45 तो उसमें लिखा हुआ ऊपर क्या सेल्स इन मिलियन, मिलियन में 6 जीरो होते हैं तो सेल्स के आगे 6 जीरो हटाए हुए। ठीक है, तो मेरे पास जो मुझे सेल्स निकालनी है वो 72,000, तो ऊपर वाला जब डेटा भी 3 जीरो हटा के लिखा हुआ था एक्सपेंडिचर का, तो मैं यहां पर भी एक्स सिर्फ कितना लिखता हूं 72। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी सब में से मैंने 3 जीरो हटाए हुए, वरना अगर यहाँ 72,000 लूंगा पूरे 3 जीरो लूंगा तो फिर ऊपर सेल्स में भी और एक्सपेंडिचर में भी मुझे उनके जीरो लगाने पड़ेंगे डेटा में। आ रही बात समझ बेटा? तो बी निकालते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, फॉर्मूला लिख रहा n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। मतलब बताइएगा बी की वैल्यू क्या आ रही है? 0 के बाद क्या है? 1 कर दो। ए सम ऑफ वाई अपॉन एन
माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स अपॉन एन। मेरा डायरेक्ट बताओ ए क्या बन रहा है? 12.45 ठीक है, हाँ बोलो, सही है। 5 लिख दिया, नहीं ना 4 5, आंसर तो सही आएगा, लेकिन फिर भी ऐसा ना करो, ठीक है ना। अब इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए क्या था, बी क्या है, 0.41 और x क्या है, सिर्फ 72। बताएं, 42.74 मिलियन। अगर मैं 70,000 खर्च करूंगा तो मेरे पास 42.74 मिलियन की सेल्स जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर सर मैं एक भी रुपया खर्च ना करूं, अगर मैं एक भी रुपया खर्च ना करूं एक्सपेंडिचर के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो मेरी सेल्स कितनी होगी, 12.45 मिलियन, ठीक है। उनका वो फिक्स्ड है ना। अगर आप एक भी रुपया खर्च नहीं करते एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो आपकी सेल्स कितनी होगी बेटा, 12.45 मिलियन की होगी। और अगर आप 72,000 खर्च कर दोगे तो सेल कितनी की हो जाएगी, 42.74 मिलियन की हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, 1,000 खर्च करने से, 1,000 खर्च करने से मुझे बताएं कितने का इंक्रीज आएगा सेल्स में। हाँ भाई, अगर मैं एक्सपेंडिचर के ऊपर सिर्फ 1,000 खर्च करूं तो सेल के ऊपर कितने का इंक्रीज आएगा, 12.25 तो फिक्स है ना। एक भी खर्च ना करूं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो 12.45 मिलियन की सेल्स होगी। मैं कह रहा हूं अगर मैं 1,000 खर्च करूं एक्सपेंडिचर के ऊपर तो सेल्स में कितने का इंक्रीज आएगा, मतलब रिलेशन कोएफिशिएंट पूछ रहा हूं, मतलब क्या पूछ रहा हूं। देखो रिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, पर यूनिट चेंज है या नहीं है। पर यूनिट चेंज का मतलब क्या है कि अगर एक यूनिट x में बढ़ेगा तो y में इतने का इंक्रीज आएगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर x में 1,000 का इंक्रीज आए तो y की सेल्स में कितने का इंक्रीज आएगा, 0.42 1 के आगे पता नहीं, आगे तो वो कैलकुलेटर बता, वो नहीं, यूनिट क्या है, मिलियंस। 0.421 मिलियन का मतलब क्या है, 4,21,000। अगर आप सेल्स एक्सपेंडिचर के ऊपर 1,000 रुपए का इंक्रीज करोगे तो सेल्स में 4,21,000, मतलब 0.421 है ना, तो इसका मिलियन में था ना अमाउंट, तो 6 जीरो हटाए हुए थे, जब उसको 6 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 6 जीरो तो बन जाएगा 4,21,000 रुपए, ठीक है। क्या बात भेजे हैं बैठती है या नहीं। 2 सवाल मैंने पूछे। ये पहला सवाल कि अगर मैं एक्सपेंडिचर ना करूं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर तो मेरी सेल कितनी होगी, 12.45, जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगी। अगर मैं 1,000 खर्च करूं तो मेरी सेल कितनी होगी, तो फिर आप बी को देखो, बी कितना 0.421 मिलियन है ना, मिलियन में 6 जीरो लिखो, 0.421 मल्टीप्लाई बाय 0.421 मल्टीप्लाई बाय 8 के आगे 6 जीरो, ताकि इसको उसमें ले आओ, रुपीस में ले आओ, 4,21,000 रुपए का इंक्रीज आएगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। रिग्रेशन मॉडल हमारा 90% हो चुका है, ठीक है। कल की क्लास की स्टार्टिंग सिर्फ उसको, कल की क्लास को कह रहा हूं मैं, कल की क्लास को अकाउंटिंग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो वेडनेसडे होगी उसमें स्टार्टिंग में 10-15 मिनट से रिग्रेशन बोलेंगे, फिर कोरिलेशन के ऊपर आ जाएंगे, फिर रिग्रेशन माइंड अप हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन होमवर्क दूं, ये लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की पिक्चर लें। क्वेश्चन नंबर 5 की पिक्चर लीजिए और घर से होमवर्क करके आइए। डन बेटा, चले इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं अकाउंटिंग क्लास में। जिनकी सेकंड क्लास है बेटा, आज जाके अकाउंटिंग की क्लास का रिव्यू कर लेना कि मैंने क्या पढ़ाया था।
ली ये अकाउंटिंग क्लास, बस तो फिर तो अजीज आपने ली में बेटा अकाउंटिंग की फर्स्ट क्लास, यूट्यूब पे जाके ले लेना, ठीक है ना। नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, ताकि होगा ये कि आप कल वाली अकाउंटिंग क्लास में कनेक्टेड हो जाओ हमारे साथ। सही है, चलो अल्लाह हाफिज।